दोस्तों 15 अक्टूबर 2021 के दिन पीएम मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन लॉन्च करते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन स्पेस इंडस्ट्री की कलेक्टिव वॉइस बताया। इंडियन स्पेस डोमेन की सैटेलाइट और स्पेस कंपनी से मिलकर बने इस एसोसिएशन में गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल दोनों प्लेयर्स होंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस जैसी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड ट्यूब्रो, नेल्को, वन वेब, मैप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज जैसी प्राइवेट कंपनीज भी इसका पार्ट होंगी। ISPA का मेन एम देश के आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार करते हुए इंडिया को स्पेस एरिना का ग्लोबल लीडर बनाना है। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्च ने जहां एक और इंडियन स्पेस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्मेशन की बाउंड्री पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर इस डिसीजन ने स्पेस के डिफरेंट यूजर्स की चर्चा भी शुरू कर दी है। स्पेस आज केवल नेविगेशन और कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं बल्कि कंट्री के डिफेंस और अटैक कैपेबिलिटीज को भी डिफाइन करने लगा है। इस डोमेन का प्रोस्पेक्ट आज इस हद तक बढ़ चुका है कि स्पेस के वेपनाइजेशन के लिए वर्ल्ड की हर मॉडर्न मिलिट्री आज प्लान और एग्जीक्यूट कर रही है। इस रेस में जहां एक और US और चाइना समेत कई देश आज एक फॉर्मिडेबल पावर बनने के प्रयास में हैं, वहीं दूसरी ओर इसरो की मदद से इंडिया ने भी इन स्पेस पावर्स के बीच अपनी एक पहचान बनाई है। दोस्तों, आज के वीडियो का मकसद स्पेस वेपनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे इसरो की मदद से इंडिया ने आज तक क्या अचीव किया है और आने वाले समय में कैसे एक फॉर्मिडेबल स्पेस पावर बन सकता है। साथ ही स्पेस वेपनाइजेशन के कारण इंडिया के सामने आने वाले खतरों का भी हम आकलन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के तहत आउटर स्पेस या किसी हेवनली बॉडी पे वेपन्स प्लेस करने के साथ ऐसे वेपन्स का डेवलपमेंट भी शामिल है जो अर्थ सरफेस से ट्रैवल करते हुए स्पेस में टारगेट्स डिस्ट्रॉय कर सके। एग्जांपल के तौर पे ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल सैटेलाइट्स को प्लेस करना जो एनिमी सैटेलाइट्स को टारगेट कर सके, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स का यूज करना जिनसे स्पेस एसेट्स पे अटैक किया जा सके, एनिमी सैटेलाइट्स के सिग्नल्स को जैम करना, लेजर और प्लाज्मा अटैक्स, ऑर्बिटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और वैसे सैटेलाइट्स जो अर्थ पे मार्क टारगेट्स पे अटैक कर सकें, ये सब इसमें शामिल हैं। दोस्तों, स्पेस का वेपनाइजेशन उसके मिलिटराइजेशन से अलग है, जहां मिलिटराइजेशन के तहत स्पेस एसेट्स C4ISR यानी कि कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निशंस के साथ कन्वेंशनल बैटलफील्ड में आर्मीज की मदद से करते हैं, वहीं वेपनाइजेशन ने आउटर स्पेस को खुद का बैटल ग्राउंड बना दिया है, जिसे कभी कभी फोर्थ फ्रंटियर ऑफ वॉर भी कहा जाता है। आज स्पेस पावर नेशंस अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, जिनको हम ASATs भी कहते हैं, उनके अलावा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से स्पेस एसेट्स डिस्ट्रॉय करने की स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं। स्पेस की वेपनाइजेशन की शुरुआत कोल्ड वॉर के दौरान US द्वारा लॉन्च किए गए स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव या स्टार वॉर्स प्रोग्राम से शुरू हुई थी, जब US ने कई सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का प्लान बनाया जिससे वह एनिमी मिसाइल्स के लॉन्च को डिटेक्ट कर उन्हें मार गिरा सके। इस रेस में सब्सिक्वेंटली रशिया, जो फॉर्मली USSR के नाम से जाना जाता था, उसने भी कई स्टेप्स लिए और स्पेस वेपनाइजेशन की रेस आगे बढ़ती चली गई। स्पेस एसेट्स का डिस्प्ले एक ब्रॉड लेवल पे US द्वारा अफगानिस्तान और इराक के इन्वेजन में भी देखा गया, जब US फोर्सेस ने स्पेस एडेड वेपन्स का यूज कर एनिमी टारगेट्स पे अटैक किए। इन अटैक्स की प्रिसीजन ने वर्ल्ड समेत चाइना पे भी गहरा इम्पैक्ट डाला, जो US को अपना मोस्ट फॉर्मिडेबल थ्रेट परसीव करता है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ने इस सक्सेस के बाद स्पेस वेपनाइजेशन में कई स्टेप्स लिए, जिनमें 2019 में एक सेपरेट सर्विस ब्रांच स्टैब्लिश करना शामिल था। 2019 में US ने यूनाइटेड स्टेट्स फोर्स नाम की एक सेपरेट स्पेस सर्विस ब्रांच स्टैब्लिश की, जो वर्ल्ड की फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्पेस फोर्स बनी। US की सक्सेस को देखते हुए चाइना ने अपने स्पेस वेपन्स डेवलप करना शुरू किए। चाइना द्वारा किए गए रीसेंट टेस्ट इस बात को कंफर्म करते हैं कि वो आज अपने काउंटर स्पेस प्रोग्राम्स और एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स को रैपिडली इंप्रूव कर रहा है। चाइना ने मई 2005 में अपनी पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की थी। 2007 में किए एक दूसरे टेस्ट में चाइना ने अपने एक वेदर सैटेलाइट फिंग यून 1C को एंटी सैटेलाइट की मदद से अर्थ सरफेस से 800 किलोमीटर अबव सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया था। इस टेस्ट के बाद चाइना
यूएस या वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की सैटेलाइट को टारगेट करने में सक्षम बना जो उस मिसाइल की रेंज में आ रही हैं। 2013 में चाइना ने अपनी एक नई मिसाइल DN2 को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में टेस्ट किया, जहां यूएस की ज्यादातर ISR सैटेलाइट्स लोकेटेड हैं। दोस्तों, ISR सैटेलाइट्स एक रिकॉनेसेंस सैटेलाइट या इंटेलिजेंस सैटेलाइट होती हैं, जिन्हें स्पाई सैटेलाइट भी कहा जाता है। इन सैटेलाइट्स की मदद से मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। 30 अक्टूबर 2015 के दिन चाइना ने DN3 की टेस्टिंग की, जो एटमॉस्फेयर के बाहर यूएस सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबल थी। इन डायरेक्ट एंटी सैटेलाइट वेपन्स के अलावा चाइना दूसरे स्पेस वेपन्स भी डेवलप कर रहा है। जून 2016 में चाइना द्वारा लॉन्च्ड ओलोंग 1 स्पेसक्राफ्ट को चाइनीज मीडिया ने यूं तो ऑफिशियली स्पेस में डेब्रिस क्लीन करने के लिए लॉन्च किया गया एक स्पेसक्राफ्ट बताया था, लेकिन दूसरे रिपोर्ट्स इस बात पर इशारा करते हैं कि स्पेसक्राफ्ट में एक रोबोटिक आर्म है जो इसे डुअल यूज एंटी सैटेलाइट वेपन बनाता है। चाइना की रीसेंट स्पेस एक्टिविटीज इस बात पर इशारा करती हैं कि आज वो स्पेस एसेट्स को टारगेट करने के लिए को ऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स भी डेवलप कर रहा है। दोस्तों, को ऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स ऐसी सैटेलाइट्स का कलेक्शन है जिन्हें एक्सप्लोजिव चार्ज, काइनेटिक एनर्जी वेपन, लेजर वेपन, जैमर या रोबोटिक आर्म से इक्विप किया जाता है, जिससे वो स्पेस की दूसरी सैटेलाइट्स को टारगेट कर सकें। इन हार्ड किल मेथड्स के अलावा चाइना सॉफ्ट किल मेथड्स भी टेस्ट कर रहा है, जिससे बिना किसी एक्सप्लोजन या इम्पैक्ट के एनिमी सैटेलाइट को इनकैपेबल बनाया जा सके। चाइना मिड 2000 से कई ऐसे जैमर्स डिजाइन और एक्वायर कर रहा है जो एडवर्सरी के कम्युनिकेशन सैटेलाइट तक जाते हुए सिग्नल्स को डिसरप्ट कर सके। इस डोमेन में चाइना आज लेजर बेस्ड वेपन्स भी डेवलप कर रहा है, जिसे एंटी सैटेलाइट मिशन में यूज कर पाए। दोस्तों, एक और जहां चाइना ने अपनी ये डेवलपमेंट्स इनिशियली यूएस को टारगेट करने के लिए की थी, वहीं आज इन डेवलपमेंट से सबसे ज्यादा खतरा हमारे देश भारत को होता नजर आ रहा है। बढ़ते चाइनीज डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी लेट 2010 से कई एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए हैं, जिनसे आने वाले समय में लैंड, वाटर और एयर के बाद चाइना को स्पेस सेक्टर में भी कम्पीट किया जा सके। इंडिया द्वारा लिए गए इन काउंटर स्टेप्स को हम अगले सेक्शन में समझते हैं। 27 मार्च 2019 के दिन इंडिया ने मिशन शक्ति कंडक्ट किया। इस मिशन के तहत एक बैलिस्टिक मिसाइल से इंडिया ने अर्थ सरफेस से 300 किलोमीटर ऊपर स्थित एक इंडियन सैटेलाइट को मार गिराया। इस सक्सेसफुल टेस्ट में एक डायरेक्ट एसेंट मिसाइल ने 3 मिनट के अंदर बिना किसी वॉरहेड के केवल कोलिजन इंपैक्ट से ही इस सैटेलाइट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया। इस टेस्ट के बाद इंडिया अपने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 मिसाइल को एंटी सैटेलाइट वेपन में चेंज करने में कामयाब हुआ। इस टेस्ट के बाद इंडिया वर्ल्ड की 3rd कंट्री बनने में कामयाब हुआ जिसके पास आज एक डायरेक्ट किल एंटी सैटेलाइट वेपन है। दोस्तों, ये तो इंडिया के पास एसैट्स के लिए टेक्निकल नो हाउ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के साथ 2006 से ही अवेलेबल था, लेकिन रिसेंट ग्लोबल और रीजनल डायनेमिक्स ने मिशन शक्ति को कंडक्ट करने के लिए नेसेसरी सिचुएशंस क्रिएट किए। इस टेस्ट से पहले इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स का सक्सेस लेवल कमर्शियल और साइंटिफिक अचीवमेंट्स तक ही सीमित था और इसरो खुद को मोस्ट ऑफ द टाइम सिविलियन पर्पसेस के लिए ही ऑक्युपाइड रखती थी। एसेट टेस्ट ऑल्दो इंडिया के DRDO द्वारा कंडक्ट किया गया था, लेकिन इस टेस्ट के साथ इंडिया के स्पेस डोमिनेंस में इसरो के यूज की चर्चा होने लगी, जिसने आज तक इंडिया के स्पेस सेक्टर को नेसेसरी बूस्ट प्रोवाइड की है। मिशन शक्ति ने इंडिया को वर्ल्ड की उन एलीट कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर दिया है जिनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं। इस टेस्ट ने इंडिया को स्पेस में एक मेजर एक्टर की तरह प्रोजेक्ट किया, जो आज अपनी डिटरेंस कैपेबिलिटीज के साथ ऑफेंसिव पावर भी शो कर रहा है। आज पूरे वर्ल्ड में यूएस, रशिया और चाइना जैसी पावर्स द्वारा मिलिट्री स्पेस एक्टिविटीज एक्सेलरेट की जा रही हैं, जहां वो अपने मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम्स को रिकॉग्नाइज करते हुए अपने स्पेस एसेट्स को सिक्योर कर रहे हैं। इस डोमेन में इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स मोर और लेस पाकिस्तान और चाइना पे ही बेस्ड हैं। एक और जहां पाकिस्तान आज किसी भी वे में इंडिया को स्पेस डोमेन में कोई थ्रेट नहीं दे सकता, वहीं चाइना द्वारा किए गए डेवलपमेंट्स आज इंडिया को चैलेंज कर सकते हैं। इंडिया द्वारा मिशन शक्ति के रूप में लिया गया ये बड़ा कदम चाइना की इसी थ्रेट को निगेट करता है। इंडिया के स्पेस पावर बनने के क्वेस्ट में जहां एंटी सैटेलाइट टेस्ट DRDO द्वारा कंडक्ट की गई थी, वहीं इसरो की कैपेबिलिटीज को देखते हुए आज इसरो को इंडियन मिलिट्री के स्पेस प्रोग्राम में इंटीग्रेट करने की चर्चा शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इसरो यूं तो एक प्योरली सिविलियन एजेंसी है, लेकिन इसने देश को कई ऐसी कैपेबिलिटीज दी हैं जिसने हमारी मिलिट्री को और सक्सेसफुल बनाया है। पाकिस्तान में बेस्ड टेररिस्ट और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नजर रखने से लेकर दूर दराज के इलाकों में एक्यूरेट नेविगेशन सिग्नल्स प्रोवाइड कर इसरो ने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉर्डर
और देश की सुरक्षा करने में कई हेल्प किए हैं। इन डेवलपमेंट्स ने इसरो ने अभी तक केवल नेसेसरी प्लेटफॉर्म डेवलप कर उन्हें यूजर एजेंसी तक पहुंचाने का काम किया है, या यूं कहें कि इसरो ने एक शैडो का काम किया है जो पीछे रहकर केवल टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है, ना कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया द्वारा पाकिस्तान में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक्स में भी इसरो ने इसी गार्जियन शैडो बनकर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हेल्प किया था। आज इंडिया की 33 सैटेलाइट्स अर्थ का चक्कर लगा रही हैं और एक मार्स का। इनमें से 12 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, 7 नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, 10 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं और 4 वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट का ये कॉन्स्टलेशन पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशंस में से एक है। इनमें से हर एक सैटेलाइट के पीछे कहीं न कहीं इसरो की अहम भूमिका रही है, जिससे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट आज प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के कार्टोसैट 2 की यूनिक कैपेबिलिटी है कि वो 1 सेकंड में 37 किलोमीटर मूव करते हुए किसी भी एक पॉइंट पे 1 मिनट तक फोकस कर वीडियो रिकॉर्ड करने में सक्षम है। इसके अलावा कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2 और रिसोर्ससैट 2 डे टाइम में टॉप क्लास इमेजेस प्रोवाइड करती हैं। इसरो आज ऐसे सैटेलाइट्स डेवलप कर रहा है जो 25 सेंटीमीटर तक की रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों, इस डोमेन में पाकिस्तान की ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है और चाइना के भी बेस्ट सैटेलाइट्स 500 सेंटीमीटर तक की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसरो ने कुछ ऐसे सैटेलाइट्स डेवलप किए हैं जो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सैटेलाइट्स डे और नाइट दोनों कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। इनकी इमेजिंग पावर इतनी स्ट्रांग है कि ये क्लाउड कवर के दूसरी तरफ भी टारगेट को कैप्चर करने में सक्षम है। इसरो ने इन सब के अलावा एक रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन नेविक भी लॉन्च किया है। 7 सैटेलाइट्स की ये कॉन्स्टलेशन इंडियन बॉर्डर्स के 1500 किलोमीटर रेंज तक 20 मीटर की एक्यूरेसी के साथ नेविगेशन सिग्नल्स जनरेट कर पाती हैं। साउथ एशियन रीजन में ये कैपेबिलिटी केवल यूएसए और रशिया के पास है। चाइना आज भी अपने नेविगेशन सैटेलाइट को डेवलप कर रहा है। इसके साथ इसरो ने 2000 kg वेट GSAT-6 भी लॉन्च किया है, जो 24/7 इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को हेल्प करता है। 6 मीटर डायमीटर के एंटीना के साथ ये सैटेलाइट 21st सेंचुरी वॉरफेयर में एक अहम भूमिका निभाने वाली है। इस सैटेलाइट की मदद से इंडियन सोल्जर्स हैंड हेल्ड डिवाइसेस के थ्रू अपने हेलमेट कैमरा से कैप्चर की गई वीडियोस लाइव ट्रांसमिट कर पाएंगे। दोस्तों, इस बात को समझा जा सकता है कि क्योंकि इंडिया की लैंड बेस्ड थ्रेट्स ज्यादा हैं, जिस कारण इसरो ने ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट्स पे फोकस किया है। लेकिन इसरो ने हमारे आसपास के ओशन को इग्नोर नहीं किया है और उसके लिए भी कई डेवलपमेंट्स किए हैं। इंडियन स्पेस साइंटिस्ट ने नेवी के लिए रुक्मिणी नाम की ऑलरेडी एक सैटेलाइट डेवलप की है। ये सैटेलाइट्स इंडियन नेवी को विजुअल रेंज से बाहर जाने के बाद भी अपने शिप से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती है। दोस्तों, इसरो के इन सब डेवलपमेंट्स को ट्रेस करते हुए आज एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसरो को मिलिट्री एक्शन से ज्यादा समय तक दूर रखना इंडिया के लिए राइट डिसीजन नहीं होगा। जहां एक और इसरो ने समय के साथ अपनी कैपेबिलिटी शो की है, वहीं इंडिया के नेबर्स की एग्रेसिवनेस देखते हुए इंडिया को आज स्पेस सेक्टर में मिलिट्री डोमिनेंस बनाने की जरूरत आ पड़ी है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट के बाद इंडिया ने खुद को इस वॉरफेयर में एस्टैब्लिश तो कर लिया है, लेकिन केवल डिटरेंस कैपेबिलिटीज प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल एरिना में सफिशिएंट नहीं है। हाइब्रिड वॉरफेयर की इस सेंचुरी में चाइना हर रोज नए डेवलपमेंट्स कर रहा है। इंडिया ने अपने एसैट के थ्रू केवल लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ही फोकस किया है, जबकि चाइना जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंच चुका है। इंडिया को उस रीच तक एक्सेस देने में इसरो एक अहम भूमिका निभा सकता है, जिसका इशारा इसरो साइंटिस्ट ने कई बार दिया है। आने वाले समय में इस बात की उम्मीद जताई जा सकती है कि इसरो को इंडियन गवर्नमेंट उसके पिंजरे से आजाद करे और उसे उस ऊंचाई तक पहुंचा दे जिसकी वो हकदार है। पीएम मोदी द्वारा इंडियन स्पेस एसोसिएशन के तहत स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री का ये स्टेप आने वाले समय में इसरो को मल्टीपल हेल्पिंग हैंड्स प्रोवाइड कर सकता है, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक्ट कर इंडियन स्पेस डोमिनेंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। साथ ही प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री इसरो में न्यू इनोवेशन के पुश के लिए हेल्पफुल होगी, जिससे सिंगल एम पे मल्टीपल अप्रोचेस इनेबल किए जा सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी स्पेस वेपनाइजेशन की और कैसे इसरो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।